आज की सबसे बड़ी ट्रेड बॉम्बशेल। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर सीधा सवाल दाग दिया है। वाई आर दे अलाउड टू डंप चीप राइस इन दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और साथ ही इशारा कर दिया है नए स्टीप टैरिफ्स का। दुनिया का नंबर 1 राइस एक्सपोर्टर होने के नाते इसका असर हमारे फार्मर्स, ग्लोबल फूड चेन्स और इंडिया यूएसए डिप्लोमेसी तीनों पर पड़ सकता है। तो चलिए समझते हैं ट्रंप की मोटिव्स, हमारे एक्सपोर्टर्स पर रियल इंपैक्ट और इंडिया क्या जवाब दे सकता है। अब बात करते हैं असली तकरार की, ट्रंप का टैरिफ थ्रेट इंडियन राइस एक्सपोर्ट्स पर। व्हाइट हाउस की राउंड टेबल में ट्रंप ने साफ कह दिया कि इंडिया सस्ता राइस डंप कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मार्केट में, और पूछा वाई आर दे अलाउड, यानी नए स्टीपर टैरिफ्स लगभग तय माने जाए। ये कदम सीधा जोड़ता है उनके $12 बिलियन के फार्मर एड पैकेज से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फार्मर्स को बचाने के नाम पर इंडिया की बासमती, जो 65% ग्लोबल सप्लाई कंट्रोल करती है, अब निशाने पर है। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इन टैरिफ्स का दर्द शायद अमेरिकन को ज्यादा होगा, इंडिया को कम, क्योंकि हमारे एक्सपोर्टर्स की मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में स्ट्रॉन्ग मार्केट्स है और चल रही यूएस इंडिया ट्रेड टॉक्स वहीं अटक सकती है, खासकर जब इसे कई एनालिस्ट सिर्फ इलेक्शन रेटोरिक बता रहे हैं। अब देखते हैं कि आखिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इंडियन राइस इंपोर्ट से इतनी चिंता क्यों है। व्हाइट हाउस की बैठक में ट्रंप ने साफ आरोप लगाया कि इंडिया इतना सस्ता राइस भेज रहा है कि अमेरिकन प्रोड्यूसर्स मुकाबला ही नहीं कर पा रहे। खासकर लुइजियाना जैसे सदर्न स्टेट्स के फार्मर्स कह रहे हैं कि इंपोर्टेड राइस उनकी पूरी प्राइसिंग स्ट्रक्चर को हिला देता है, और यही दबाव ट्रंप को नए टैरिफ स्टेप्स या WTO लेवल एक्शन की तरफ धकेल रहा है। इसी के साथ एक और बड़ा मुद्दा उभरता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मार्केट में एशियन राइस वैरायटीज की बढ़ती पकड़। थाईलैंड और वियतनाम के साथ मिलकर इंडिया की शिपमेंट्स ने अमेरिकन प्राइसेस को नीचे लाया है, जिससे डोमेस्टिक ग्रोअर्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर टैरिफ्स बढ़े तो सबसे पहले असर अमेरिकन शॉपर्स पर पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए अफोर्डेबल बासमती और लॉन्ग ग्रेन ऑप्शंस महंगे हो जाएंगे। इधर WTO में चल रहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्सेस इंडिया सब्सिडी डिस्प्यूट भी फिर स्पॉटलाइट में आ गया है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने साफ कहा है कि उनका फोकस इंडियन एक्सपोर्ट्स को रोकने पर है, जबकि कई दूसरे देशों पर जीरो ड्यूटी लागू है। इंडिया अपनी तरफ से इंसिस्ट कर रहा है कि उसके सपोर्ट प्रोग्राम्स WTO नॉर्म्स के भीतर आते हैं, और इस पूरे मुद्दे को चुनावी रणनीति के रूप में देखा जाना चाहिए। अब बात करते हैं उन टैरिफ लेवल्स की जो पहले से ही इंडियन राइस को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मार्केट में भारी पेनल्टी के साथ एंट्री देते हैं। फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इंडियन बासमती और बाकी वैरायटीज पर लगभग 50-53% तक ड्यूटी लगती है, जो पाकिस्तान जैसे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, जहां सिर्फ 19% टैरिफ लागू है। ये स्ट्रक्चर अगस्त 2025 में शुरू हुए 25% ड्यूटी से बढ़कर इतना ऊंचा पहुंच गया, और इसका सीधा असर ये हुआ कि इंडियन शिपमेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कम कंपेटिटिव दिखती है। फिर भी एक्सपोर्टर्स अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पैरेलल मार्केट्स मिडिल ईस्ट से लेकर अफ्रीका तक काफी मजबूत कर ली है। इसी बीच एक दिलचस्प एंगल फॉर्मर RBI गवर्नर रघुराम राजन ने सामने रखा। उनका कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ये सख्ती सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, इसमें ट्रंप का पर्सनल डिप्लोमेसी क्वोशंट भी जुड़ा हुआ है। राजन के मुताबिक पाकिस्तान जैसे देशों ने ट्रंप को पॉलिटिकल फ्लैटरी देकर लोअर ड्यूटीज हासिल कर ली, जबकि इंडिया ने डिग्निटी के साथ डिसएग्रीमेंट रखा, खासकर उन दावों पर कि ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान टेंशंस सॉल्व किए थे। नतीजा, इंडिया के लिए प्यूनेटिव 50% ड्यूटीज लागू हो गई, जबकि हंगरी जैसे देशों पर जो रशियन ऑयल खरीद रहे हैं कोई बड़ी सजा नहीं हुई। यह दिखाता है कि ट्रेड समटाइम्स प्योर इकोनॉमिक्स नहीं, पर्सनालिटी पॉलिटिक्स भी बन जाता है। और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया ट्रेड रिलेशनशिप यहां से आगे कैसे बढ़ेगा। ऑलरेडी एक बड़ा ट्रेड डेफिसिट मौजूद है, और ट्रंप एग्रीकल्चर से लेकर फार्मास्यूटिकल्स तक हर सेक्टर को स्क्रूटनी में ला रहे हैं, जिससे 2025 का प्रपोज्ड ट्रेड डील और भी अनसर्टेन दिखने लगा है। इंडिया मीनवाइल अपनी स्ट्रैटेजी डाइवर्सिफाई कर रही है, अफ्रीकन कंट्रीज, फिलीपींस और नए एशियन बायर्स को टारगेट करती हुई। एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि अगर ऐसा रेटोरिक जारी रहा तो इंडिया को अपनी लॉन्ग टर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पार्टनरशिप पर भी कॉस्ट बेनिफिट रीथिंक करना पड़ सकता है। चलिए अब नजर डालते हैं इंडिया की उस ताकत पर
जिसने पूरे ग्लोबल राइस ट्रेड का लैंडस्केप बदल दिया है। आज इंडिया सिर्फ एक बड़ा एक्सपोर्टर नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे डोमिनेंट सप्लायर है, जिसकी ग्लोबल शेयर कई सालों से लगातार 40% से ऊपर बनी हुई है। रिकॉर्ड प्रोडक्शन, इंप्रूव्ड फार्मिंग मेथड्स और डाइवर्स वैरायटीज ने मिलकर 2025 और 2026 के लिए लगभग 24 मिलियन टन की शिपमेंट प्रोजेक्शन को पॉसिबल बनाया है। इतना स्ट्रॉन्ग आउटपुट थाईलैंड और वियतनाम दोनों को पीछे छोड़ देता है, और बासमती कैटेगरी में तो इंडिया की पकड़ 65% तक पहुंच चुकी है। ये डोमिनेंस सिर्फ वॉल्यूम तक सीमित नहीं है। इंडियन राइस की रीच आज 170 से ज्यादा देशों में फैल चुकी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टैरिफ्स का असर भी इस नेटवर्क को ज्यादा हिला नहीं पाता, क्योंकि इंडिया पैरेलल मार्केट्स में लगातार एक्सपांशन कर रहा है, जापान से लेकर वेस्ट अफ्रीका और साउथ अमेरिका तक। जीआई टैग्ड, प्रीमियम और ऑर्गेनिक वैरायटीज ने इंडिया के लिए नए हाई वैल्यू सेगमेंट्स खोल दिए हैं, और बर्ग 2025 जैसे ग्लोबल इवेंट्स पार्टनरशिप्स को और गहरा कर रहे हैं। अब अगर की डेस्टिनेशंस की बात करें तो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका प्रैक्टिकली इंडियन राइस पर निर्भर है। सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक और कई अफ्रीकन नेशंस अपनी जरूरत का 50% से भी ज्यादा हिस्सा इंडिया से पूरा करते हैं। कुछ देशों में तो ये डिपेंडेंसी 80-90% तक पहुंच जाती है। फिलीपींस भी तेजी से उभरता हुआ मार्केट बन गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टेक्निकली 4th लार्जेस्ट बायर जरूर है, लेकिन ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में उसका हिस्सा सिर्फ 3% के आसपास है। यही डाइवर्सिफिकेशन इंडिया को बफर देता है, खासकर तब जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस या टैरिफ शॉक्स सामने आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नए टैरिफ्स लगा देता है तो इसका असली असर किस पर पड़ेगा? सबसे पहले बात करें एक्सपोर्ट डायरेक्शंस की। चूंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया के बासमती एक्सपोर्ट्स का सिर्फ 3-10% हिस्सा खरीदता है, इसलिए हायर ड्यूटीज आते ही एक्सपोर्टर्स अपना फोकस और तेजी से मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, फिलीपींस और साउथ अमेरिका जैसे हाई डिमांड हब्स की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। पिछले साल लगे 50% यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टैरिफ्स ने भी यही ट्रेंड पुश किया था। ग्लोबल सेल्स तब भी $12 बिलियन से ऊपर बनी रही, क्योंकि इंडिया का 172 देशों का नेटवर्क शॉक अब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में चुनौतियां मौजूद है। पिछले वर्ष का लगभग 0.5 मिलियन टन बासमती अभी भी अनसोल्ड पड़ा है, जिससे डोमेस्टिक प्राइसेस नीचे आने का खतरा है, और पंजाब तथा हरियाणा के फार्मर्स सीधा प्रेशर महसूस कर सकते हैं। मार्केट साइड पर भी इंपैक्ट दिख रहा है। राइस कंपनीज के स्टॉक्स 4-10% गिर चुके हैं। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंज्यूमर्स को भी आसान सफर नहीं मिलेगा। इंडियन राइस के दाम $240 से $600 प्रति टन तक बढ़ सकते हैं, जिससे उनकी हाउस होल्ड कॉस्ट्स बढ़ेंगी और इंडियन वैरायटीज की डिमांड घट सकती है। लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट्स की बात करें तो इंडिया पहले ही एग्रेसिव एक्सपांशन मोड में है। बर्ग 2025 जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, ब्रांडिंग एफर्ट्स और यूरोप तथा कनाडा में नए टाइप्स इस तरह तैयार किए जा रहे हैं कि किसी भी टैरिफ शॉक का नुकसान तुरंत कवर हो सके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल पोजीशनिंग में इंडिया अभी भी वियतनाम या पाकिस्तान से कहीं आगे है, और 40-46% ग्लोबल शेयर उसे मजबूत कुशन देता है। अगर 2025 का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया ट्रेड डील सफल हुआ तो टेंशन सॉफ्टन हो सकती है, लेकिन नेगोशिएशन फेल हुआ तो डिप्लोमेटिक रिकैलिब्रेशन ऑलमोस्ट सर्टन दिखता है। मीनवाइल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फार्मर्स को ट्रम्प के $12 बिलियन एड से शॉर्ट टर्म सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन कीमत बढ़ने का बर्डन अंततः अमेरिकन बायर्स ही उठाएंगे। अब बात करते हैं इंडियन राइस एक्सपोर्ट्स की उस इकोनॉमिक ताकत की जो हमारे पूरे एग्री सेक्टर के लिए बैकबोन की तरह काम करती है। पिछली फाइनेंशियल ईयर में इंडिया ने करीब $13 अरब की राइस शिपमेंट्स भेजी, जो 20.1 मिलियन टन से भी ज्यादा रही। ये वॉल्यूम ग्लोबल मार्केट का लगभग 40 से 46% हिस्सा कवर करता है, और अगले साल ये आंकड़ा 24 मिलियन टन पार कर सकता है। लगातार डबल डिजिट ग्रोथ यह दिखाती है कि राइस सिर्फ फूड कमोडिटी नहीं, एक बड़ी फॉरेक्स जेनरेटर बन चुका है। इसी एक्सपोर्ट इंजन का सबसे बड़ा फायदा हमारे फार्मर्स को मिलता है। पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स में लाखों किसान बासमती की वजह से स्टेबल इनकम पाते हैं, क्योंकि प्रीमियम प्राइसिंग और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट दोनों उन्हें सेफ्टी नेट देते हैं। साथ ही मिलिंग, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर्स में रूरल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, यानी राइस ट्रेड सीधा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लिफ्ट देता है। जब डोमेस्टिक मार्केट में ग्लट आता है, तब एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन उन्हें प्राइस क्रैश से बचाने का काम करता है। अब सवाल यह है कि टैरिफ्स का असर कितना गहरा है।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 50 से 53% ड्यूटी स्लैब देखने में बड़ा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये इंडिया के कुल एक्सपोर्ट्स का सिर्फ 3% हिस्सा प्रभावित करता है, यानी लगभग $392 मिलियन। जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ड्यूटीज बढ़ाई, एक्सपोर्टर्स ने तुरंत मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे टैरिफ फ्री कॉरिडोर्स की तरफ रुख किया, जिससे टोटल शिपमेंट्स पर कोई मेजर डेंट नहीं आया। और जहां ड्यूटीज लगती है वहां कंज्यूमर्स को ही हायर कॉस्ट्स झेलने पड़ते हैं। इससे इंडिया के लिए अल्टरनेटिव मार्केट्स और मजबूत बनते जाते हैं और फार्मर्स तथा एक्सपोर्टर्स की इनकम्स लगभग अनअफेक्टेड रहती है। अब आते हैं उस असली फ्रिक्शन पॉइंट पर जिसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया ट्रेड को सबसे ज्यादा दबाव में डाला है, दोनों देशों के बीच बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट। पिछले साल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इंडिया के साथ गुड्स डेफिसिट लगभग $45.7 अरब तक पहुंच गया, जबकि टोटल बायलैटरल ट्रेड करीब $131.84 अरब के आसपास रहा। इंडिया की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेक्सटाइल्स और राइस जैसी कैटेगरीज की तेजी से बढ़ती शिपमेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इंपोर्ट से काफी आगे निकल रही हैं। यही इम्बैलेंस वॉशिंगटन की चिंता बढ़ाता है। ट्रंप इस गैप को सिर्फ राइस तक सीमित नहीं मानते। उनके रडार पर 3 बड़े इश्यूज हैं। इंडियन राइस का कथित डंपिंग, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जेनेरिक मेडिसिन का लगभग आधा हिस्सा इंडिया से आने वाला फार्मा डोमिनेंस और रशिया से इंडिया की एनर्जी डील्स। इसी ब्लेंड की वजह से अगस्त 2025 में शुरू हुई 25% ड्यूटी बाद में बढ़कर 50 से 53% तक पहुंच गई और ट्रंप ये संकेत दे चुके हैं कि आगे और हाइक्स भी संभव है। पाकिस्तान को सिर्फ 19% टैरिफ मिलने की वजह भी ट्रंप की पर्सनल डिप्लोमेसी में देखी जा रही है, यानी इकोनॉमिक्स के साथ साथ पर्सनालिटी पॉलिटिक्स भी प्ले कर रही है। इस पूरे माहौल का असर दो तरफा है। एक तरफ दोनों देशों ने 2030 तक $500 अरब बायलैटरल ट्रेड का लक्ष्य रखा था, लेकिन लगातार बढ़ती टेंशन्स हर डील को स्लो कर रही है। इंडिया के लिए ये एक क्लियर सिग्नल है कि राइस सहित कई सेक्टर्स को तेज डाइवर्सिफिकेशन रखना होगा। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया जैसे मार्केट्स इसी वजह से और क्रूशल बन गए हैं। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंज्यूमर्स को भी कॉस्टलियर एसेंशियल्स का सामना करना पड़ रहा है। भले ही रूरल वोटर बेस को खुश रखने के लिए $12 अरब का फार्म एड ऐलान कर दिया गया हो। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये रेटोरिक लंबा खिंचा तो WTO डिस्प्यूट्स और डिप्लोमेटिक रिकैलिब्रेशन दोनों की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इकोनॉमिक प्रेशर ऑलरेडी विजिबल है, चाहे वो KRBL या LT फूड्स के गिरते स्टॉक वैल्यूज हों या डील मेकिंग में बढ़ती स्लोडाउन्स। अब भविष्य की बात करते हैं। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ट्रेड रिलेशनशिप आगे किस दिशा में जा सकती है? कई दौर की बातचीत के बावजूद 2025 के अंत तक कोई ठोस डील सामने नहीं आई। एग्रीकल्चर एक्सेस, टैरिफ बैरियर्स और रेगुलेटरी हर्डल्स बार बार बातचीत को रोक देती है। ऊपर से ट्रंप द्वारा लगाए गए 50 से 53% राइस ड्यूटीज माहौल को और पेचीदा बना रहे हैं। इंडिया भी अपने फार्म सेक्टर की सिक्योरिटी से समझौता नहीं करना चाहती और यही नेशनल इंटरेस्ट स्टांस नेगोशिएशंस को बार बार धीमा कर देता है। अगर हम टाइमलाइन देखें तो इसके उतार चढ़ाव और साफ दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की फरवरी 2025 की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान दोनों देशों ने 2030 तक $500 अरब ट्रेड लक्ष्य तय किया था। अप्रैल तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी बन गए थे, लेकिन जुलाई में टैरिफ्स बढ़ते ही पूरी प्रक्रिया अटक गई। अगस्त और सितंबर की राउंड से फिर उम्मीद जगी और दिसंबर 2025 तक एक मिनी डील की संभावना अभी भी बची है, लेकिन ये तभी संभव है जब दोनों पक्ष कुछ टारगेटेड कंसेशंस करने को तैयार हो, वरना 2026 में नए एस्केलेशंस ऑलमोस्ट गारंटीड है। स्ट्रेटेजिक लेवल पर दोनों देश जानते हैं कि अलाइनमेंट के फायदे बड़े हैं। इंडिया अपने राइस एक्सपोर्ट्स को लगातार डाइवर्सिफाई करके टैरिफ शॉक्स को न्यूट्रल कर रही है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डेफिसिट रिडक्शन के लिए WTO टूल्स तथा फार्म सपोर्ट स्कीम्स जैसे $12 अरब एड प्रोग्राम का इस्तेमाल कर रहा है। डिफेंस कोऑपरेशन और एनर्जी कोलैबोरेशन जैसी पिलर्स दोनों देशों को एक दूसरे के करीब रख सकती है, बशर्ते पॉलिटिकल रेटोरिक थोड़ा शांत हो। लेकिन अगर फ्रिक्शन बढ़ता रहा तो इंडिया को अपने पार्टनरशिप्स का नया बैलेंस ढूंढना पड़ेगा, जहां ब्रिक्स जैसे फोरम्स और एशियन मार्केट्स उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को शेप देंगे और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी ये देखना होगा कि प्रोटेक्शनिज्म से उसकी ओन कंज्यूमर्स और ग्लोबल क्रेडिबिलिटी दोनों पर कितना असर पड़ रहा है। अब सवाल है, इंडिया इस पूरे टैरिफ टसल में कूटनीतिक रूप से क्या कदम उठा सकता है?
सबसे पहले तो न्यू दिल्ली नेगोशिएशन ट्रैक को खुला रख रहा है। 2025 में कई राउंड्स के बाद भी टॉक्स अटकी जरूर है, लेकिन इंडिया ने इंडस्ट्रियल गुड्स पर जीरो टैरिफ ओपननेस, डिफेंस और एनर्जी परचेसेस बढ़ाने जैसी सिलेक्टिव फ्लेक्सिबिलिटीज दिखाई। साथ ही कृषि हितों पर एकदम साफ रेड लाइंस भी रखी। हाल के इनवॉइस लेवल रीसेट्स दिखाते हैं कि वर्ष के अंत तक एक छोटा मिनी पैक्ट संभव है, बशर्ते मोदी ट्रंप चैनल ओवरटेंशन को शांत रख सके। दूसरा बड़ा स्तंभ है WTO एंगेजमेंट। इंडिया लगातार यह तर्क रख रहा है कि उसके राइस सब्सिडीज और एक्सपोर्ट प्रैक्टिसेस ग्लोबल रूल्स के भीतर आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डंपिंग आरोपों और टैरिफ हाइक्स के जवाब में इंडिया ने साफ कहा है कि ऐसे कदम अन्यायपूर्ण और निराधार, और जरूरत पड़ने पर डिस्प्यूट सेटलमेंट या कैलिब्रेटेड रिटेलिएशन दोनों विकल्प खुले हैं। साथ ही इंडिया ये भी इंगित करता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रशिया ट्रेड पर खुद जो छूटें छोड़ी है, वही मल्टीलैटरल कंसिस्टेंसी को कमजोर करती है। यानी इंडिया रूल्स बेस्ड ऑर्डर को ही हाईलाइट कर रहा है। तीसरा एंड शायद सबसे रणनीतिक कदम है मार्केट डाइवर्सिफिकेशन का तेज विस्तार। इंडिया तेजी से यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और आसियान देशों के साथ नई ट्रेड फ्रेमवर्क्स आगे बढ़ा रहा है। बर्ग 2025 जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए 26 नए मार्केट्स को जोड़ने की योजना है, जिनकी एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपए तक बताई जा रही है। इससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर डिपेंडेंसी और कम हो जाएगी, जो पहले ही राइस एक्सपोर्ट्स में सिर्फ 3% की हिस्सेदारी रखता है। इस बैकड्रॉप में रशिया, चाइना और ब्रिक्स देशों के साथ एंगेजमेंट भी मजबूत हो रही है, चाहे वो पुतिन की फ्रीक्वेंट विजिट्स हो या ऊर्जा पार्टनरशिप्स। कॉमर्स मिनिस्ट्री बार बार यही दोहरा रहा है कि इंडिया किसी भी दबाव में झुकेगा नहीं और हर नेगोशिएशन में नेशनल इंटरेस्ट ही गाइडिंग प्रिंसिपल रहेगा। अब बात करते हैं चुनौतियों और अवसरों के इस पूरे मिश्रण को इंडिया कैसे नेविगेट कर रहा है। सबसे पहले चुनौतियों की तरफ देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 50 से 53% नए टैरिफ सीधे इंडिया की लगभग $392 मिलियन की बासमती शिपमेंट्स पर दबाव डालते हैं, जो कुल एक्सपोर्ट्स का सिर्फ 3% हिस्सा है। लेकिन पॉलिटिकल ऑप्टिक्स इसे कहीं बड़ा मुद्दा बना देता है। प्रेसिडेंट ट्रंप का ये नैरेटिव रूरल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वोटर्स को एड्रेस करता है, जिसे $12 अरब के फार्मेड अनाउंसमेंट्स और डंपिंग एक्यूजेशंस के साथ जोड़ा जा रहा है। इस माहौल में WTO डिस्प्यूट्स, डोमेस्टिक स्टॉकपाइल्स और KRBL तथा LT फूड्स जैसे स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म गिरावट मार्केट वॉलेटिलिटी को और बढ़ा देती है। लेकिन जहां चुनौतियां दिखती हैं, वहीं बड़े अवसर भी निकलते हैं। इस टैरिफ शॉक ने इंडिया के लिए एक नया स्ट्रैटेजिक ओपनिंग बनाया है। 24 मिलियन टन की वार्षिक शिपमेंट्स को टैरिफ फ्री कॉरिडोर्स जैसे मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, फिलीपींस और जापान जैसे इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ तेजी से रीडायरेक्ट किया जा सकता है। बर्ग 2025 जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपए के नए मार्केट्स टारगेट किए जा रहे हैं, और GI टैग्ड प्रीमियम तथा ऑर्गेनिक बासमती वैरायटीज ने ब्रांडिंग को एक अलग ही ऊंचाई दे दी है। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और यूरोप, यूनाइटेड किंगडम तथा आसियान देशों के साथ फास्ट ट्रैक पैक्स इंडिया की 40 से 46% ग्लोबल डोमिनेंस को और मजबूत बनाते हैं, और FY 2025 का लगभग $13 अरब एक्सपोर्ट वैल्यू इसी रेजिलियंस का प्रमाण है। अब बैलेंसिंग की बात करें तो इंडिया शॉर्ट टर्म में फार्मर इनकम्स को सब्सिडीज, प्रोक्योरमेंट और नेगोशिएशन चैनल्स के जरिए सेफगार्ड कर रहा है। साथ ही लॉन्ग टर्म विजन भी साफ है, 2030 तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ $500 अरब बायलैटरल ट्रेड टारगेट को अचीव करना, लेकिन बिना एग्रीकल्चर या स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज के। ब्रिक्स पार्टनरशिप्स, एनर्जी सेल्फ रिलायंस और एक्सपैंडेड ग्लोबल नेटवर्क्स इंडिया को वो कुशन देते हैं जिससे वो प्रोटेक्शनिज्म का जवाब मजबूती से दे सके और फिर भी दुनिया के 172 देशों की फूड सिक्योरिटी में अपनी क्रिटिकल भूमिका निभाता रहे। यही बैलेंस इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करता है। तो दोस्तों, आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पॉलिसी 360 को सब्सक्राइब कर लें।